नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग आए हैं डॉक्टर सचिन पेडकर जी से मिलने के लिए। इन्होंने कोरोना महामारी के समय में रास्ते पर उतर के जन जागृति किया था और उसके लिए अवेयरनेस कैंपेनिंग भी किया था। काफ़ी सालों से ये एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और समाज के लिए एक समाज उपयोगी तौर पे ये जहाँ ज़रूरत पड़ती है हमेशा वहाँ पे खड़े होते हैं। तो इन्हीं का एक ऐसा टॉपिक है जो पार्टीलेस इंडिया के नाम पर आज ये काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा पार्टीलेस इंडिया क्या है वो आज समझने के लिए हम लोग आज सचिन जी पेडकर के पास आए हुए हैं। तो जानते हैं उनके पास से कि हम पार्टीलेस इंडिया क्या है। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी नमस्ते। मैं जानना चाह रहा हूँ कि पार्टीलेस इंडिया ये है क्या और किस तरह से काम कर रहा है, इसका मिशन क्या है। जी मैं पार्टी लेस के बारे में अभी बताता हूँ आपको। देखिए, पार्टी लेस इस शब्द से बहुत लोगों के कान खड़े हो जाएं। ठीक है, मतलब ये कुछ पार्टियों के खिलाफ काम करने वाले लोग होंगे, कुछ असंवैधानिक काम करने वाले लोग होंगे, लोगों की सोच होती है। ऐसे हो सकता है। या किसी पार्टी विशेष का विरोध करने के लिए ये कुछ एक संगठन बनने जा रहा है। ये भी स्पॉन्सर एक तरीके से सोचना शुरू कर सकते हैं लोग। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पार्टीलेस जो कंसेप्ट है वो कुछ नया नहीं है, ये संविधान है। जी। मतलब संविधान, आप संविधान देख सकते हो, उसमें कहीं भी, पूरे संविधान में कहीं भी आपको पॉलिटिकल पार्टी ये शब्द नहीं मिलेगा। पूरे संविधान में पॉलिटिकल ये शब्द ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी ये शब्द ही नहीं, ये कंसेप्ट ही नहीं है संविधान का। संविधान का कंसेप्ट होता है व्यक्ति जी। और सार्वजनिक। एक तो एक व्यक्ति केंद्रित है और सार्वजनिक है। जी। मतलब सभी, मतलब सार्वजनिक सिटीजन है और हम भारत के लोग। जी। हम भारत के लोग में सभी लोग आ जाते हैं, सब के सब। तो संविधान उनके लिए है, हर एक व्यक्ति के लिए है, एक एक व्यक्ति के लिए है और सभी व्यक्तियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए है। लेकिन संविधान में किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह विशेष के लिए कोई बात नहीं है। सार्वजनिक बात है, सार्वजनिक बात है। न्याय सार्वजनिक है, व्यक्ति अनुरूप है या सार्वजनिक है। व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान है और सभी लोग एक साथ रहे, उसकी इंटीग्रिटी हो जी। नेशन की और लोगों की, ये बात हुई है। लेकिन कोई एक समूह विशेष इस देश को लीड करेगा, ये बात नहीं है। तो विशेष का मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो अभी जो एक ग्रुप, हाँ, तो पार्टियां क्या है, पार्टियां ग्रुप से। देखिए, ये देश एक है, बिल्कुल इस देश के लोग एक है, सही है, लेकिन पार्टियां अनेक है। पार्टियां होती क्या है? पार्टियां, ये शब्द भी पार्टीशन से, पार्शियलिटी से पार्टी का तो पार्टीशन का मतलब है तोड़ना। जी। एक दूसरों को तोड़ो। इस देश को अगर किसी ने तोड़ा है तो पॉलिटिकल पार्टियों ने तोड़ा है और मतलब वही काम करते रहते हैं। डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी यहाँ पे चला है, ये अंग्रेजों के जमाने से चलाते आए हुए हैं, वही सिस्टम आज भी ये लोग। देखिए, मैं ये तो इस तरीके से नहीं कहूँगा, एक इवोल्यूशन है। ठीक है, हमने कभी भी लोकतंत्र कभी किसी ने आज तक अनुभव नहीं किया है। लोकतंत्र की हमने कल्पना की जरूर है, लेकिन एक राजतंत्र से हम लोकतंत्र की तरफ अभी भी जा रहे हैं। लोकतंत्र ये कंसेप्ट हमने बिल्कुल उसको थ्योरेटिकल उसको हमने समझा है, लेकिन उसको अपनाया आज तक नहीं है। इसको मैं बताता हूँ कि जैसे हमें आज़ादी मिली, उस दिन से 26 जनवरी 1950 तक लोकतंत्र में परिवर्तित होने में कुछ समय लगा, जिसमें काम
हुआ संविधान बनाने का। तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली नहीं, स्वतंत्रता मिलने का ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू हो गई जी। और 26 जनवरी 1950 को वो पूरी हो गई और 26 जनवरी 1950 को हमें संविधान हमने अपने आप को दे दिया और उसको लागू कर दिया। तो हमारा तंत्र शुरू हो गया, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र शुरू हो गया। तब 1950 के बाद। हाँ, तब तक हमारे पास राष्ट्रपति नहीं था। 1947 15 अगस्त को हमें प्रधानमंत्री मिले, लेकिन वो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थे, इंटरिम गवर्नमेंट था। लेकिन 26 जनवरी को हमें राष्ट्रपति मिले और इंटरिम गवर्नमेंट हमें 1952 की पहली जो चुनाव था उसके बाद हमें स्थायी सरकार भी मिली और स्थायी प्रतिनिधि भी मिले। तो कहने का मतलब यह है कि ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है ये अपने आप को कुछ विचारधाराओं से के ऊपर खड़ी है ऐसे बताती है, हाँ बिल्कुल लेकिन संविधान धाराओं का नहीं है। संविधान विचारों का है, सम्यक विचारों का है। विचारधारा तो विचारों को जकड़ लेती है, किसी एक विचार को पकड़ लेती है, उसका नाम ही विचारधारा है, वो पकड़ लेती है एक ही। लेकिन समाज निरंतर चलता रहता है, बदलता रहता है, उस हिसाब से विचारों, कौन से विचार को पकड़ना चाहिए, कौन से विचार को छोड़ना चाहिए, तो हर एक क्षण का, हर एक परिस्थिति का एक अलग अलग सम्यक विचार होता है। उस सम्यक विचार के आधार पर हमें देश को चलाना है, ये बात संविधान में है। तो संविधान में कोई पॉलिटिकल पार्टी, दलों की बात नहीं हो रही है। संविधान में कोई राजनीतिक दलों की बात नहीं हो रही है। संविधान में कोई राजतंत्र की भी बात नहीं हो रही है। इसीलिए हम राजनीति नहीं करते हैं, ये बहुत बार नेता लोग कहते हैं, स्टेटमेंट में आता है। लेकिन आप ये बताते क्यों हो? इसका कोई मतलब ही नहीं है। हमने जब राजतंत्र छोड़ दिया है तब आप राजनीति नहीं करते हुए क्यों बताते हो? आपको ये बताना चाहिए कि हम लोक नीति करते हैं। नीति का मतलब क्या है? नीति का मतलब लेके आना, लेके जाना, हाँ, लीड करना, हाँ, जो वो करता है वो नेता है। राजतंत्र में राजा नेता होता है, लोकतंत्र में लोग नेता होते हैं। लेकिन ये सीख लोगों में अभी तक गई नहीं है और ये सीख लेके जाने का, इस चीज से लोग जागरूक नहीं है। हाँ, जागरूक नहीं। और पार्टीलेस इंडिया ये उसी के ऊपर लगा हुआ है। हाँ, लेकिन ये काम किसका है? 1952 से 1950 में संविधान बना है, तो उसी से चुनाव आयोग का दो महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, जिम्मेदारियां है चुनाव आयोग की। दूसरी जो जिम्मेदारी है वो कैसे तो भी वो करती रहती है, इलेक्शन को कंडक्ट करना। लेकिन पहली जिम्मेदारी, सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी, देखिए चुनाव में क्या करते हैं लोग मत डालते हैं। लेकिन मत क्या होना चाहिए इसके बारे में समझ बनाना, ये पहला काम जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी, जिसको हम कहते हैं कि 18 बरस आपकी उम्र हो गई तो आप संज्ञान हो गए, आप अभी चुनाव में आप मत दे सकते हो, ये होता है ना। इसका क्या 18 बरस से आप में ऐसा क्या बदलाव हो जाता है जिससे आप संज्ञान हो जाते हो? ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। लेकिन उसका मतलब क्या कि 18 बरस तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि आप 18 बरस तक होने से पहले आपको संज्ञान बनाए। किसके बारे में? संविधान के बारे में संज्ञान बने, आप लोकतंत्र के बारे में संज्ञान बने, आप चुनावों के बारे में संज्ञान बने, आप जानकार बने। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। ये काम उन्होंने कभी नहीं किया है। लोगों को अज्ञान में रहते हुए वो काम खुद भी नहीं किया और पॉलिटिकल पार्टी को उसने घुसर दिया है। इस देश में अगर कोई घुसपैठी है तो वो पॉलिटिकल पार्टी, ये राजनीतिक दल है। यही तो तोड़ रहे हैं लोगों को एक दूसरे से, अलग अलग तरीकों से। आप देख रही है, खड़े होकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और अपनी सत्ता बनाने का काम कर रहे हैं। हाँ, वो कहती है कि हम एक है तो नेक है,
एक है तो नेक है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ अनेक कौन है? पार्टियां ही अनेक है, लोग तो एक ही है। वो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कौन बांट रहा है, लोगों को कौन बांट रहा है। इस देश में लोगों को सिर्फ राजनीतिक दल ही बांट रहे हैं, और कोई यहाँ बांटने वाली बात नहीं हो रही है। जो हिंदू मुस्लिम अलग अलग तरीकों से बटे हुए हैं, बंटवारा करते जा रहे हैं। जातिवाद है, भाषावाद है, महाराष्ट्र में मराठी अमराठी है, या पुणे में अभी पेशवा या नॉन पेशवा, इसके बारे में कुछ ना कुछ मुद्दों से लोगों में बंटवारा कीजिए, लोगों को में बंटवारा कीजिए और मतों का इकट्ठा कर दीजिए। ये ग्रुप्स बनाना, ग्रुप्स पार्टियां बनाना, पार्टीशन करना, यही तो काम दल करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टीज। और ये बात संविधान में बिल्कुल नहीं है। ये जितना हो रहा है ये संविधान में बिल्कुल नहीं है। संविधान के विपरीत हो रहा है सब जी। तो हम जो बात कर रहे हैं पार्टी लेस इंडिया, दल मुक्त भारत, पक्ष मुक्त भारत, इसका ये हमने नाम दिया है क्योंकि पार्टियां जो गलत कर रही है तो हमें पार्टियां ही नहीं चाहिए, गलत जो कर रहा है उसको निकालना, यही तो सबसे बड़ी बात होगी। अगर वो हम कर देंगे तो ये देश संविधान के तहत चलेगा। आज तक हमने लोकतंत्र को चखा ही नहीं है। जो संविधान में जो बात है, वो जो बात लोकतंत्र की बात संविधान में है, उसको हमने अभी तक चखा ही नहीं है किसी ने भी, क्योंकि पता ही नहीं। लोकतंत्र दिखाया जा रहा है लोकतंत्र, लेकिन पीछे से उसमें घुसड़ दिया है दलतंत्र। तो दलतंत्र है क्या? दलतंत्र एक तरीके से आगे तो फेस जो है तो लोकतंत्र का दिखाना, और पीछे राजतांत्रिक जो चेष्टाएं करते रहना। ये जो बात है इसका मतलब है दलतंत्र, मतलब लोकतंत्र का आईना दिखा करके पीछे ये इनका राजतांत्रिक तरीके से जो इच्छाएं होती है उसको वो करते रहते हैं। और लोगों को ये कर सकते हैं क्योंकि लोग अज्ञान में है, जानकार नहीं है। और अज्ञान में कौन रख रहा है? यही पार्टियां जो संविधान के प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी, सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी जिनके पास है, मतलब चुनाव आयोग, ये पहले दिन से लोगों को अज्ञान में रखा है। हाँ, और इसीलिए देखिए हमारी संविधान के तहत रचना कैसी है, ये इसको पहले समझना होगा। 1950 तक 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को बनाया जी। संविधान को लोग कहते हैं किसने बनाया, तो उसका जवाब आ जाता है डॉक्टर अंबेडकर ने। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने तो ड्राफ्टिंग की, लेकिन अगर संविधान किसने बनाया ये अगर हम पूछते हैं तो उसका जवाब कभी भी यही होगा कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने संविधान को बनाया। ठीक है, तो जिसने बनाया वो संविधान के ऊपर है, इसीलिए तो उन्होंने बनाया। बिल्कुल सही। संविधान बनाने के बाद उसने क्या किया, क्या है उसने, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, 3 बातें हैं उसमें। 3 व्यवस्था इस देश की कैसे चलेगी, तो ये 3 तरीकों से चलेगी, 3 उसके आयाम है। इनसे पूरा का पूरा सार्वजनिक जो बातें हैं वो चलेगा। ये बात मैं आपको बात कहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे संविधान के ऊपर बात की जा रही है कि संविधान को हर बार अलग अलग एंगलों से इस्तेमाल किया जाता है कि संविधान बदला जा रहा है, या संविधान में ये नहीं है, या संविधान में ऐसा है, संविधान का ये कानून है, संविधान का कानून ये कहता है कि हमें इतने राइट्स है या उतने राइट्स है। तो संविधान आखिर क्या है, तो डॉक्टर साहब हमें बता रहे, थोड़ा सा उसके बाद आप देखते हैं जी, आप बता रहे। तो संविधान आपके सामने, संविधान की रचना में आपको एकदम आसान तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संविधान में बातें, ये जो व्यवस्था है देश को चलाने की, इसके बारे में चर्चा हुई है। आजकल बहुत सारे क्रांतिवीर यहाँ वहाँ से कहते हैं कि हमें व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। हमें कोई व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए। व्यवस्था हमारे पास है, संविधान ही हमारी व्यवस्था है। उसमें जो मिलावट आ गई है दलों की, उसको निकालना है, तो संविधान के तहत हमारे पास व्यवस्था बिल्कुल सही है। तो हमें शुद्धिकरण करना है। व्यवस्थाओं में जो गंदगी
मिक्स हुई है मिलावट की गई उसको, है। हाँ, उस मिलावट को सिर्फ उस निकालना गंदगी है। को निकाल के हमें हमारा लोकतंत्र चलाना है। तो संविधान। यही बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं कैसे चलती है। तो 3 व्यवस्थाएं हैं और बिल्कुल आसानी से आप सभी लोग समझ सकते हैं इसको। 3 व्यवस्थाएं हैं, हम जानते हैं इसको। कौन कौन सी है? एक, जिसको हम कहते हैं विधान तंत्र, लेजिस्लेटिव, ठीक है। इसके बारे में आगे मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, लेकिन पहले इन 3 व्यवस्थाओं को अभी पहले हम उसका परिचय करें। तो पहला है विधान तंत्र, दूसरा तंत्र है कार्यकारी तंत्र या एग्जीक्यूटिव, इसको हम प्रशासन कहते हैं लेकिन कार्यकारी उसका तंत्र है, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा है न्याय तंत्र, जुडिशरी। और ये तीनों तंत्र 3 स्तर पर है पूरे देश में, केंद्र स्तर पर, स्टेट पे, राज्य स्तर पर और स्थानिक स्तर पर। स्थानिक स्तर पर शहर के स्पेसिफिक या गांव लेवल पे भी हो सकता है। तो ये तीनों व्यवस्थाएं तीनों स्तर की ये चलती है और इससे पूरा प्रशासन या पूरी व्यवस्था ही चलती है, पूरा देश इस पर चल रहा है। हाँ। लेकिन इन तीनों व्यवस्थाओं का हेड किसी को हमने बनाया, उसका नाम है राष्ट्रपति जी, ठीक है। अब ये राष्ट्रपति क्या चीज है इसको हम आगे देखेंगे, लेकिन ये क्यों किया है हमने विधान तंत्र? विधान तंत्र में कौन होते हैं? तो विधान तंत्र में प्रतिनिधि होते हैं जिनको हम चुनते हैं। संविधान जब हमने बनाया तो हमने ये सोचा कि अरे 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ मतदाता हर रोज तो दिल्ली में जाकर पार्लियामेंट में बैठेंगे नहीं और बात नहीं कर सकते हैं, अपने अपने काम भी होते हैं अपने घर में, और 100 करोड़ लोगों की कोई चर्चा हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। और इसीलिए हमने इस देश को 543 विभागों में उसका क्लासिफिकेशन किया, जिसको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र, कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और उन हर एक क्षेत्र से वहां रहने वाले जो लोग हैं उस निर्वाचन क्षेत्र में, वो लोग अपना उनका उम्मीदवारों को खड़ा करे, और जब चुनाव आ जाए तो सभी लोग चुनाव में जिसके पास ज्यादा मत मिले वो उनका प्रतिनिधि के तौर पर वहां जाए संसद में, लोकसभा में, प्रभाग विधानसभा से जो ये हो रहा है। हाँ, विधानसभा तो राज्य स्तर की है, बिल्कुल ठीक है ना। वैसे मैंने लोकसभा का उदाहरण दिया अभी। हाँ। तो ये जो लोग हैं प्रतिनिधि, पूरे देश के हर एक कोने से लोकसभा में चले जाते हैं। कौन है ये लोग? ये प्रतिनिधि है। लोग उनको प्रतिनिधि नहीं समझ रहे, उनको नेता समझ रहे। नेता लोग है। और ये लोग अपने रोजमर्रा के जो उनकी जिंदगी में इन कामों के लिए किसी प्रतिनिधि को वहां भेज रही है। प्रतिनिधि का काम है, लोगों ने वहां भेजा है तो वहां संसद में जाए, लोकसभा में जाए, अलग अलग बहुत सारे जो प्रतिनिधि वहां आकर बैठे हैं उनसे चर्चा करें अलग अलग विषयों के ऊपर, और हर महीने फिर अपने अपने मतदार जो क्षेत्र है वहां आ जाए और उनको सभी बातों के बारे में ब्यौरा दें, संवाद करें। प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन या नहीं, आप जो बात करें प्रॉब्लम की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आ जाता हूँ वहां पे भी। विधान तंत्र प्रॉब्लम के लिए है नहीं जी, प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बात नहीं हो रही है। विधान तंत्र प्रतिनिधि का काम वो नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण आपने बात अभी कही, मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन इसको पहले समझ लीजिए कि हमने प्रतिनिधि को भेजा है वहां से वो हर महीने अपने लोगों को मिलने आना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ पूरे महीने में, क्या क्या उसने कहाँ से कौन से इंटरेक्शंस की, क्या क्या हुआ, और सब इससे इन बातों का ब्यौरा दें। हर एक चीज के ऊपर उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोग उसको बताए कि इस मुद्दे के ऊपर हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, इस मुद्दे के ऊपर हमारा ये स्टैंड होना चाहिए, ये सब बताए, और वो सब लेके फिर से वो संसद में, लोकसभा में जाए और वहां पे वही बातें रखे। मतलब लोगों ने जो उन्हें स्टैंड बताया है
एज इट इज वही वहाँ पे हाँ, क्योंकि वो mention होना वो चाहिए। प्रतिनिधि है, एक कन्वीनियंस है। यस, लोग सभी तो जा नहीं सकते हैं, मतलब तो इतने लोगों का डिसीजन वो खुद ले रहा है। वो खुद नहीं, हाँ। डिसीजन वो लेके जा रहा है सिर्फ वहां रखने के लिए। नहीं नहीं, ये तो संविधान बोल रहा है, संविधान डिसीजन उसको पब्लिक का लेके जाना है, हाँ, मगर यहाँ पे पब्लिक का कोई डिसीजन नहीं लिया जा अरे रहा है। यहाँ तो गड़बड़ जो हो रही है ना अभी लास्ट, जब से हम लोकतंत्र हमारे संविधान मिला है, तब से जो गड़बड़ है वो तो मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। वैसे तो सबको पता है, लेकिन और डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। लेकिन ये बात तो समझिए कि संविधान में क्या है कि वो आ जाए, यहाँ पे बातें करे और उन लोगों की बातों को बाहर रखे, लोगों की बातों को, मन की बात नहीं, हाँ, जन की बात, जन की बात होनी चाहिए। क्योंकि वो प्रतिनिधि है, वो पोस्टमैन है, आप समझ लीजिए उसका। आपको अगर उस तरीके से समझना है तो ही इज लाइक अ पोस्टमैन, यहाँ से लेके जाए वहां, डाकिया डाक लेके जाए, वहां से जो बातें वो यहाँ लेके आए, इज अ मैसेंजर। मैसेंजर का काम वो उम्मीदवार है, मतलब उसके ऊपर उम्मीद ये है कि वो ध का मां न करे। मराठी में जो है ना ध का मां, हाँ, यहाँ की बातें वहां, मतलब बातों को तोड़ मरोड़ कर ना करे, ये जो करेगा वो हमारा उम्मीदवार होगा, भरोसेमंद। वो उसका कोई एजुकेशन हो नहीं हो ये कोई जरूरी नहीं है, वो भरोसेमंद होना चाहिए। लोगों को उसमें भरोसा होना है कि इसको मैंने ये बताया ना तो यही बात वहां जाएगी, उसमें कोई यहाँ वहां चेंज नहीं होगा। इसको कहते हैं प्रतिनिधि। एक पावर ऑफ एटर्नी आपने किसी को कर दी और बताया कि ये वहां जाके आपको सिर्फ रखना है, तो अगर वो जाके आपकी जमीन किसी दूसरे को बिना आपके जानकारी दे दे और पैसा लेके भाग जाए, तो वो आपका पावर ऑफ एटर्नी होल्डर नहीं होगा, वो क्या होगा, वो धोखा होगा। तो अभी धोखा हो रहा है जनता के साथ, क्योंकि वो आपका प्रतिनिधि नहीं है। लेकिन उसके ऊपर आ जाता हूं, लेकिन समझने की बात है कि हमने प्रतिनिधि कन्वीनियंस के लिए संविधान में ये प्रावधान है। तो ये जो प्रतिनिधि है वो वहां जाते हैं और पूरा प्रतिनिधि सभा बन जाती है, केंद्र स्तर की, राज्य स्तर की, स्थानिक स्तर की। अभी मैं लोकसभा को ही सामने रखता हूं तो आसानी से हमें सभी कुछ जानने में आसानी से होगी। अभी ये सभी जो प्रतिनिधि है लोकसभा में, राज्यसभा के, ये सभी प्रतिनिधियों को हम क्या कहते हैं, एमपीज कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज कहते हैं। वैसे ही हर एक राज्य के विधानसभा में जो वहां पे जो प्रतिनिधि होते हैं उनको हम कहते हैं आमदार या एमएलए। अभी ये भारत के सभी एमएलए और भारत के सभी एमपीज सब एक साथ मिलकर किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं, उस व्यक्ति को हम कहते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, ये राष्ट्रपति प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधि है। ठीक है, तो इस एमपी एमएलए का ये प्रतिनिधि है राष्ट्रपति जी। तो एमपी और एमएलए कौन होते हैं, लोगों के प्रतिनिधि होते हैं। तो लोगों के प्रतिनिधियों के प्रतिनिधि मतलब ये सुपर प्रतिनिधि हो गया। बिल्कुल, ठीक है। हाँ। प्रतिनिधियों का काम क्या है, प्रतिनिधियों का काम है कि लोगों के हर एक सवालों का जवाब लोगों को देना चाहिए, लोगों की जो उम्मीदें है वहाँ उसके बारे में वहाँ खड़ा होना, उतरना चाहिए, इसके लिए वो प्रतिनिधि है। ठीक है, और क्या काम है, और एक काम है, लेकिन उसको समझने से पहले और एक चीज को समझना जरूरी है। देखिए, जब चुनाव आ जाते हैं तब लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि क्या आपको कौन चाहिए प्रधानमंत्री, मोदी चाहिए या राहुल गांधी चाहिए। इस तरीके से बातें, संविधान तो पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है, तो ऐसी बातें पूरी कौम कर देती है, पूरी जनता। हाँ, सभी यही करते हैं उसी में। हाँ, पूरी मीडिया वही काम करती रहती है। हाँ, मीडिया तो गुरु जी बन गए, विश्व गुरु नहीं लेकिन भारत के गुरु बन गए। ये सिखाते रहते हैं, व्हाट्सएप तो है ही। देखिए, पहली बात तो हम अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि चुनते हैं, कोई मंत्री नहीं चुनते हैं। एक दूसरी बात, मंत्रियों का चुनाव नहीं होता है, मंत्रियों की अपॉइंटमेंट होती है।
इलेक्शन नहीं होती है, अपॉइंटमेंट होती है, मंत्रियों की अपॉइंटमेंट होती है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। किसको करता है? किसी भी नागरिक को कर सकता है, वो कोई एमपी होने की जरूरत नहीं है जी। इसको समझ लीजिए। ये थोड़ा सा खुलासा हो रहा है। हाँ हाँ, डिटेल में इसका आप खुलासा आर्टिकल 74 75 वगैरह देख लीजिए आराम से, ठीक है। क्लियर है कि राष्ट्रपति को अलग अलग विषयों के ऊपर एक सलाह चाहिए अगर, तो एक सलाह की वो एक बंडल बनाता है, और सलाह लेने के लिए, एडवाइस लेने के लिए वो एक एडवाइजरी कमेटी, हाँ एक बनाता है। तो एडवाइस कमेटी नहीं बनाता है, पहले एडवाइजर अपॉइंट करता है, एक एडवाइजर, प्राइम एडवाइजर। और किसको कर सकता है? भारत के किसी नागरिक को कर सकता है, किसी भी, आपको भी कर सकता है, मुझे भी कर सकता है। मुझे चुनाव में जाने की जरूरत नहीं, चुनाव जीता हुआ नहीं हो या ना हो। दूसरी बात ये भी बात बता दूं कि चुनाव जीतना, चुनाव जिताना, चुनाव में हारना, चुनाव में हराना, चुनाव में गिराना, ऐसी कोई बात संविधान में नहीं है। संविधान में लोगों ने इकट्ठा आकर अपनी उम्मीदवार को खड़ा करके उसमें से आपकी उम्मीद में सबसे ज्यादा जो उम्मीद है उसको खरा उतरने वाला मत देकर उसको चुनना। चुनाव लड़ाना, चुनाव में गिराना ये नहीं, चुनना। जस्ट कॉन्टेस्ट एंड इलेक्शन। विनिंग इलेक्शन, लूजिंग इलेक्शन, ये बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। ये कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं है, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपके घर में देखिए आज का वैसे बना हुआ है ना, बना हुआ है, क्योंकि ये अज्ञान है। यही तो बदलना, पार्टी लिस्ट का काम क्या है? यही तो हमें लोगों को तक पहुंचाना है कि ये बातें ये है। हमने क्या कर दिया? देखिए, हम अंग्रेजों से क्यों लड़े? हमें स्वतंत्रता चाहिए थी, आजादी, इसीलिए चाहिए थी कि हम आपस में लड़ते रहे। ये क्या हो रहा है संसद में? क्या होता है यहाँ? रूलिंग पार्टी होती है या ऑपोजिशन पार्टी होती है, ये झगड़ते रहते हैं। संविधान में कोई रूलिंग पार्टी का कंसेप्ट नहीं, कोई ऑपोजिशन पार्टी का कंसेप्ट, पार्टी का कंसेप्ट ही नहीं है। ये रूलिंग और ऑपोजिशन का कोई संबंध नहीं, कोई बहुमत का कंसेप्ट नहीं है संसद में। आपको ये बता दूं, अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर का किसी को भी प्रेसिडेंट कर सकता है, और फिर प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होने के बाद प्राइम मिनिस्टर की सलाह से बाकी लोगों की भी वो अपॉइंटमेंट करता है मिनिस्टर्स की तरह। ये भी सिर्फ भारत के नागरिक होने चाहिए, कोई एमपी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन 6 महीने के अंदर ये प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी मिनिस्टर्स हो, इनको 6 महीने के अंदर किसी भी हाउस का, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, आपको सदस्य बनना है 6 महीने के अंदर। अगर आप नहीं बनते हो सिलेक्ट होने के बाद, हाँ, आप मिनिस्टर बनने के बाद, ओके, आपको 6 महीने के अंदर एमपी बनना है किसी भी हाउस का। लेकिन अगर 6 महीने के अंदर आप नहीं बने तो आपकी मंत्री पद गया, ठीक है। लेकिन मंत्री पद गया तो बहुत कोई आकाश या कोई बादल गिर नहीं जा रहा है, आसमान टूट नहीं जा रहा है। प्रेसिडेंट चाहता है अगर, तो वो फिर से किसी को भी, उसको भी या किसी अन्य को भी, किसी को भी फिर से अपॉइंट कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर भी और कोई भी मिनिस्टर भी। प्रेसिडेंट अभी ये प्राइम मिनिस्टर और बाकी मंत्री, ये सब मिलाकर होते हैं मंत्रिमंडल। ये होती है सरकार। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री, सभी मंत्री होती है सरकार, ठीक है। ये सरकार जो है ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रतिनिधि सभा जो लोकसभा है, राज्यसभा, ये अलग है। इसमें बहुमत है नहीं होती, ये बात ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। 400 पार चाहिए वगैरह कोई बात नहीं है। अगर ये 6 महीने में अगर एमपी नहीं होते हैं तो सरकार गिर गई सब। तो नई सरकार अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति। इसमें फिर से चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। ये जो प्रतिनिधि सभा है इसका और ये मंत्रिमंडल है, सरकार, इसमें क्या नाता है? सिंपल, प्रतिनिधि है वो आंसरेबल है टू द पीपल ऑफ इंडिया, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज के। ये मंत्री जो है सभी, ये एग्जीक्यूटिव को ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे काम करवा रहे हैं सभी,
तो ये हो गए हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी, एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हो गए उनके हाथ में, और ये सलाह दे रहे हैं राष्ट्रपति को भी। हाँ। और तीसरा काम है सबसे महत्वपूर्ण, ये उत्तरदायी है, आंसरेबल है टू द रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउसेस में जो प्रतिनिधि सवाल करे उनको उत्तर देने की जिम्मेदारी इन मंत्रियों की है, क्योंकि प्रतिनिधियों को सवाल किया जा रहा है लोगों से। तो ये उत्तर कहां से देंगे? मंत्रियों से। हाँ, मंत्रिमंडल से। मंत्रियों को हाउस में आकर उनके सवालों को जवाब देना, ये उनका मैंडेट है उनके लिए। समझ में आ गई बात? समझ गया। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा वास्तव में आ जाते हैं, अभी जो है चल रहा है प्रेजेंट में, अभी जो चल रहा है, ठीक है। चर्चा, अभी प्रॉब्लम बहुत सारे हो रहे हैं। अभी एक ही वीडियो में सब प्रॉब्लम्स में पॉइंट्स मैं बता ना पाऊँ, बहुत सारे स्किप भी हो सकते, लेकिन मैं ग्लिम्सेस तो दे रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अभी देखिए पार्टियों ने पूरा का पूरा चुनाव जकड़ लिया। एक्चुअली चुनाव में आने का कोई उनको प्रवेश करने का, चुनाव क्षेत्र में आने का कोई उनको अधिकार नहीं है। ओनली अ सिटीजन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शन। एक नागरिक, एक मतदाता ही चुनाव में खड़ा हो सकता है, कोई समूह नहीं। और कोई समूह किसी व्यक्ति को चुनाव में खड़ा नहीं कर सकता है, लेकिन हो रहा है। चुनाव आयोग करप्ट है, ये लोग चुनाव आयोग एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, चीजें कर रहा है। तो ये बन गई है, ये नो एंट्री में अपनी गाड़ी घुसा दी है उन्होंने। हाँ, नो एंट्री से चल रही है। अभी पार्टियां अपना अपना सब कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें करना शुरू कर दिया। तो सबसे असरदार पार्टी के ज्यादा एमएलएज और एमपीज बन रहे। हाँ। अभी ज्यादा एमपीज और एमएलएज बन रहे, वही तो पार्टी तय करेगी कि प्रेसिडेंट कौन होगा। तो राष्ट्रपति बन रहा है जो, वो सबसे पावरफुल जो पार्टी उस वक्त रहेगी उनका मन का ही होगा। हाँ। तो वो राष्ट्रपति क्या लोगों का प्रतिनिधि है या सबसे बड़ी पार्टी का प्रतिनिधि है? लोगों का प्रतिनिधि। लोगों का प्रतिनिधि है। अभी अगर राष्ट्रपति लोगों का प्रतिनिधि नहीं है, पार्टी का प्रतिनिधि बन गया है, पार्टी का बन चुका है, तो पार्टी का प्रतिनिधि बन गया है, तो वो जब चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट करेगा तो वो पार्टी का ही आदमी होगा। वो पार्टी की दिमाग कैसे चलता है, सोच लेकर चलने वाला वही होगा वो। और फिर वो पार्टी के लिए काम करेगा ज्यादातर, बायस करके, जब उनका ही एक जाहिर है। हाँ। और फिर वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट भी करेगा, तो वो भी उसी विचारधारा का व्यक्ति होगा। बिल्कुल। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये लोकतंत्र नहीं हुआ है, ये दलतंत्र, आइडियोलॉजी के ऊपर पूरे की पूरी व्यवस्था दलतंत्र से। यहाँ फिर जो हो रहा है वो ऑफ द पीपल नहीं, ये ऑफ द पार्टी। ये देखिए उम्मीदवार किसका है? लोगों के पास लोग पार्टियां चली जाती है वहां पे और बोलते हैं कि देखिए ये हमने इसको टिकट दिया है, इसको खड़ा कर दिया, इसको आप वोट दे दो, आपको क्या चाहिए वो हम दे देंगे। प्रचार करते हैं, तो प्रचार करते हैं और आमिष भी दे देते हैं। मैंने सुना था आपके किसी प्रोग्राम में, जितनी भी पार्टियां है ये सारी की सारी इनलीगल है। ये कहीं भी रजिस्ट्रेशन इनका, इसके बारे में बात बताओ, इसको पूरा कर देता हूँ, फिर उस पॉइंट पे आ जाते हैं। बिल्कुल, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। तो ये जो है वो लोगों के उम्मीदवार नहीं है, पार्टियों के उम्मीदवार है। पार्टियों ने खड़े किए हैं, लोगों की थोड़ी उम्मीदवार है ये। हाँ, ये पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं। अभी ये चुनकर आ जाते हैं लोगों को, वो बताते कि आपके उम्मीदवार है, लोग विश्वास करते हैं। विश्वास उन्हीं चीजों के ऊपर करना पड़ता है जो वास्तव में नहीं है। अगर वास्तव में है तो विश्वास करने की क्या जरूरत है? वो है तो है, नहीं है इसीलिए तो विश्वास करने की जरूरत है। तो लोग विश्वास करते हैं, वो चुनकर आ जाता है, प्रतिनिधि बन जाता है। लोग विश्वास करते हैं कि वो अपना प्रतिनिधि है, उनका प्रतिनिधि है, लेकिन है वो प्रतिनिधि पार्टी का, तो वो ऑफ द पार्टी है, ऑफ द पीपल नहीं, ऑफ द पार्टी है।
तो वो ऑफ द पार्टी है, तो वो फॉर द पार्टी काम करेगा, फॉर द पीपल नहीं करेगा। नहीं करेगा। अगर फॉर द पीपल नहीं करेगा और बाय द पीपल नहीं हुए तो बाय द पार्टी है। ये क्या चल रहा है? ये पार्टिक्रेसी चल रही है, डेमोक्रेसी नहीं। ये दलतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं। लोगों को इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। इसलिए पार्टी ने ये देखिए, पार्टियां बदलते बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे पास व्यवस्था का गाइड बुक है, इसको पढ़िए। पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, उसको समझ लीजिए। कुछ 3-4 आर्टिकल्स में ही बात समझ में, दिमाग में चली जाती है। तो ये हाईजैक हुआ है लोकतंत्र। दूसरा मुद्दा अभी आपने जो पूछा, देखिए कुछ बातें मैं आपको बता दूं, ये आप स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। देखिए 1950 संविधान बना। 1950 में संविधान बना, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ। 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शंस। उन इलेक्शन में तक संविधान में तो पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र भी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन भी नहीं है, चुनाव आयोग ने कोई सिंबल भी नहीं दिया है। कांग्रेस पार्टी उतरी और उसने इलेक्शन कमीशन को कहा, ये देखिए ये 2 बैलों की जोड़ी है, ये हमारा सिंबल है और ये हम कांग्रेस पार्टी है और हमने इन लोगों को खड़ा कर दिया है उम्मीदवार के तौर पर, सिंबल एक बना लिया। हाँ, तो उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने देखना चाहिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में हमें क्या बताया है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या लिखा है? वह तो कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं हुई है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी यहाँ आई है तो उनको आप कौन हो भाई? बजोटो। सिर्फ नागरिक आ जाएंगे, मतदाता आ जाएंगे। आप मतदाता अगर हो तो आ जाओ, आप पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं। चलिए भाई, एक देखिए, पॉलिटिकल पार्टी इज एन एंटिटी, एक ग्रुप है या एक एंटिटी है। कल कोई रिलायंस आ जाएगा, कोई टाटा आ जाएगा, कोई महिंद्रा आ जाएगा, हमारा उम्मीदवार कह के आप लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आ सकता है, आप नहीं लोगे ना? नहीं। तो आपने पॉलिटिकल पार्टी को क्यों इन्वॉल्व कर दिया? तो पार्टी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो हो रही है, अरे रजिस्ट्रेशन नहीं था उस वक्त। 1952 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को ये पता था कि पॉलिटिकल पार्टी का कोई मतलब नहीं है इलेक्शन में। आपको एक उदाहरण देता हूं, क्या आप एक शेर का चूहे से कुश्ती लगाओगे? नहीं, खत्म हो जाएगा। कैसे लगा सकते? नहीं लगा सकते ना। अब देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी इतनी बड़ी, इतना समूहों का, हाँ, और एक व्यक्ति उसके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। खड़ा भी नहीं रह। इलेक्शन कमीशन का ड्यूटी क्या है? फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। इसमें फेयरनेस कहाँ है? सब करप्टेड हो चुका है। हाँ, एक बड़ा है, एक छोटा है। आप एक व्यक्ति, आप डेमोक्रेसी का यूनिट है सिटीजन, आपने इसको ग्रुप में घुसड़ दिया। उसको क्यों कर दिया? तो 1952 में पहला इलेक्शन के वक्त कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इलेक्शन कमीशन के रजिस्टर में, तो अनरजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज ने एंट्री कर दी है, कर दी उसने एंट्री, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है। आप देखिए, आप किसी कार्यक्रम में आपने अरेंज किया है, कोई एग्जीबिशन है, और आप कहते हो कि एंट्री विद रजिस्ट्रेशन, तो आप ये कहते हो कि आप कार्यक्रम अटेंड कर दीजिए और उसके बाद आप 6 महीने के बाद रजिस्टर करो। ऐसा करते हो? नहीं करते हो ना। तो विदाउट रजिस्ट्रेशन आपने एंट्री दे दी पॉलिटिकल पार्टी को, रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा, ठीक है, 1952 में। उसके बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिकॉग्निजेशन भी नहीं है, रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, रिकॉग्निजेशन भी नहीं है 1952 में। उसके बाद 1968 में
पहली बार एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाली, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर निकाली, और उस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर किस चीज के लिए है? अलॉटमेंट एंड रिजर्वेशन ऑफ सिंबल्स। अच्छा, इलेक्शन सिंबल्स का अलॉटमेंट रिजर्वेशन की ऑर्डर निकाली 1968 में। ठीक है, क्या है अलॉटमेंट? ये दो शब्द हैं, अलॉटमेंट और रिजर्वेशन, इसको समझ लीजिए। अलॉटमेंट क्या है? जब चुनाव आयोग चुनाव डिक्लेयर करता है, तब जिनको चुनाव में चुनकर आना है वो अपना अपना फॉर्म भर देता है। वो फॉर्म की स्क्रूटिनी हो जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और वो अगर ठीक है तो उसको कहा जाता है कि हाँ, आप अपना प्रचार प्रसार करिए। आपको हम ये सिंबल दे देते हैं, अलॉट करते हैं। इस सिंबल को सिर्फ आपके निर्वाचन क्षेत्र में ही आपको यूज करना है, बिल्कुल, और जब तक चुनाव है तब तक ही यूज करना है। चुनाव कैंपेनिंग का सिंबल दिया जाएगा, वो इलेक्शन उस कैंपेनिंग पीरियड में ही आपको सिंबल यूज करना है। कैंपेनिंग पीरियड के बाद आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना है। ये अलॉटमेंट है, और ये सभी को अलॉट किया जाता है, सभी कैंडिडेट्स को, जो इसकी स्क्रूटिनी ओके हो गई है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि अरे हम एक ही है, पॉलिटिकल पार्टी, इतने सारे कैंडिडेट्स हमारे एक ही के हैं, आप हमें कन्वीनियंस के लिए आप हमें सबके लिए एक ही सिंबल रिजर्व करते रहिए ना, करके दीजिए ना। और हर जो इलेक्शन होती है उस वक्त हर बार अलग अलग देने से जरा इनकन्वीनियंस हो जाता है, तो हमारे लिए आप एक सिंबल आप रिजर्व करके रखिए ना। तो इलेक्शन कमीशन ने उनके लिए बिल्कुल आउट ऑफ द वे जाकर रिजर्वेशन का विचार किया।